Hello students, this is Rahul Pathania and you are watching Being Biological. This is fourth video lecture of the chapter Human Reproduction, and in this lecture we are going to discuss about the formation of ovum or oogenesis. In the last lecture, that is third lecture, we discussed about the formation of sperm by spermatogenesis. Now in this lecture we will discuss about the formation of ovum or oogenesis. जैसा कि टर्म से ही पता चल रहा है, oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम और फीमेल गैमेट. ओवम क्या होता है? फीमेल गैमेट है ह्यूमंस के केस में, जो बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis. इसी की डिटेल हम आज पढ़ने वाले हैं. तो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis. यानी मैच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहलाता है oogenesis. मैंने कहा बायोलॉजी में आपको टर्म्स आनी चाहिए. आपको टर्म्स अच्छे से आती हैं तो बायोलॉजी आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी. जिस बच्चे की इंग्लिश स्ट्रांग होगी वो बायोलॉजी में बहुत आगे जा सकता है. तो अपने वोकैबुलरी के ऊपर काम करते रहिए. तो जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, वो यानी ओवम का फॉर्मेशन, इट इज़ कॉल्ड oogenesis. और oogenesis की बात करें, ये शुरू कब होती है? मेल में 13 से 15 साल की एज में प्यूबर्टी आती है, तभी स्पर्म बनना शुरू होते हैं. लेकिन फीमेल के केस में जो आपका ओवम है या oogoनियम है, प्रीकर्सर सेल ऑफ ओवम, वो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ही बन जाते हैं. मिलियंस ऑफ oogonia यानी एग मदर सेल, ये कब बनना शुरू हो जाएंगे? एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ही. ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एम्स में कि oogonia कब बनना शुरू होते हैं. तो फीमेल के केस में उनकी ओवरी में एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ही oogonia बन जाते हैं, और कई मिलियन oogonia बन जाते हैं हर एक फीटल ओवरी में. तो अब हम डिटेल में देखेंगे किस तरह से oogonia से मैच्योर ओवम बनता है. तो oogonia जो कि है एग मदर सेल, जिसको हम और क्या कहते हैं? एग मदर सेल, जहाँ से हमारे ओवम बनेंगे. इनमें होता है पहले माइटोसिस यानी इक्वेशनल डिवीजन, और यहाँ से बनते हैं प्राइमरी oocyte. आपको याद होगा जो स्पर्मेटोगोनिया थे, जो स्पर्म के केस में मदर सेल थे, स्पर्मेटोगोनिया से भी विद हेल्प ऑफ माइटोसिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने थे. दोनों ही केस में जहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी oocyte बन रहा है, वो गोनिया से या स्पर्मेटोगोनिया से, तो वहाँ पे माइटोसिस ही इन्वॉल्व है. ऐसे आपको याद करने में इजी रहेगा. फिर से बता देता हूँ एक बार कि oogonia जो है एग मदर सेल, वहाँ से प्राइमरी oocyte बनेंगे विद हेल्प ऑफ माइटोसिस. वैसे ही जैसे स्पर्म के केस में स्पर्मेटोगोनिया से, किससे? स्पर्मेटोगोनिया से बने थे प्राइमरी, क्या बने थे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. वो भी कैसे बने थे? माइटोसिस से ही बने थे. तो ऐसे आपको याद करना इजी हो जाएगा, चाहे oogenesis है चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस है. दोनों ही केस में जो प्राइमरी oocyte या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, वो बनेंगे विद हेल्प ऑफ माइटोसिस यानी इक्वेशनल डिवीजन. अब अगर प्लॉइडी की बात करें तो oogonia क्या होगा? 2n. तो प्राइमरी oocyte भी क्या होगा? 2n ही होगा, क्योंकि यहाँ कौन सी डिवीजन है? माइटोसिस ही इन्वॉल्व है. अब प्राइमरी oocyte से बनेगा सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी. प्राइमरी oocyte से एक ही सेकेंडरी oocyte बनेगा और बनेगी एक पोलर बॉडी विद हेल्प ऑफ मियोसिस 1. विद हेल्प ऑफ मियोसिस 1 यानी रिडक्शनल डिवीजन. तो अब बताइए, जो सेकेंडरी oocyte होगा वो कैसा होगा? ये हैप्लॉइड होगा, यानी N होगा, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस इन्वॉल्व होती है. और ये सेकेंडरी oocyte कब बनता है? जब प्यूबर्टी आती है फीमेल में. प्राइमरी oocyte तो बन जाएगा हमारे पास कब? प्यूबर्टी, जब वो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में होगी. लेकिन सेकेंडरी oocyte कब बनता है प्राइमरी oocyte से? जब प्यूबर्टी आती है. ये आपको पढ़ाएंगे, जब फॉलिकल का डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा मैं, वहाँ पे आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte कैसे बन रहा है, वहाँ से ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनेगा, या प्राइमरी oocyte कैसे बन रहा है, प्राइमरी फॉलिकल कैसे बनेगा. ये सब कुछ आपको डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल में आएगा इसी चैप्टर में. तो अभी के लिए, क्योंकि आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि oogenesis बताइए,
एनसीईआरटी की जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको ये सिंपल सा ही फ्लो चार्ट बनाना होता है। बहुत डिटेल में जाएंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको याद करना ही मुश्किल होता है। तो सिंपल अभी याद रखें कि प्राइमरी oocyte से जो सेकेंडरी oocyte बनता है वो मियोसिस 1 से बनता है, और इस केस में एक पोलर बॉडी भी बनती है। तो यानी यहाँ पे 2 oocyte ना बन के एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनती है विद हेल्प ऑफ मियोसिस 1। अब सेकेंडरी oocyte से ओवम बनता है कब? फर्टिलाइजेशन होने के बाद। जब स्पर्म आएगा वो सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा, उसके बाद वहां पे ओवम बनेगा। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंडरी oocyte से मैच्योर फीमेल गैमेट यानी ओवम बनता है, और यहाँ पे भी एक ओवम बनेगा और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। फिर से देख लें एक बार, स्टार्टिंग से देखते हैं कि जो oogonia यानी एग मदर सेल है, इसमें होती है माइटोसिस और डेवलपमेंट, जहां से बनता है प्राइमरी oocyte। क्या बनेगा यहाँ पे? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में होती है मियोसिस 1, और वहां से बनेगा एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte में होती है सेकेंड मियोटिक डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, और यहां से बनता है फीमेल गैमेट यानी ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ oogonia से ओवम यानी फीमेल गैमेट। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे बाद में। तो अभी हम देखेंगे ओवम का डिटेल स्ट्रक्चर। ओवम का डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो ओवम क्या है? एक फीमेल गैमेट है। यहां देखें हम, ये ओवम है अगर, तो ओवम के अराउंड क्या होती है? एक लेयर, जिसे कहते हैं हम जोना पेल्यूसिडा। इसे कहते हैं हम जोना पेल्यूसिडा। ये थीका होता है, एक तरह से शथ लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अराउंड जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, और ये किससे बनते हैं? ग्रेन्युलोसा सेल से ही बने होते हैं बाद में। तो यह है कोरोना रेडिएटा, अंदर है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये ओवम का स्ट्रक्चर है, जहां पे एक थीका लाइक स्ट्रक्चर से कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, और सेल्स जिनको कहते हैं हम कोरोना रेडिएटा, ये प्रेजेंट होते हैं। अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होगा। तो ये स्ट्रक्चर था एक फीमेल ओवम का। ह्यूमन के केस में ओवम कैसा होता है? एलेसिथल, यानी इसमें योक लगभग नहीं ही होगा, योक का अमाउंट बहुत कम होगा या नेग्लिजिबल होगा, उसे कहेंगे हम एलेसिथल। और ये अपनी एबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन खो देता है ओवुलेशन के 24 घंटे के बाद। यानी ओवुलेशन जब हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, कहाँ से? ग्राफिन फॉलिकल से। अगर 24 घंटे के अंदर उसे स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइज हो जाएगा, लेकिन अगर 24 घंटे से यानी एक दिन से ऊपर टाइम हो गया तो ओवम को अब फर्टिलाइज नहीं किया जा सकता। टाइप्स ऑफ ओवम की बात करें तो ओवम या तो एलेस्थल होगा, जैसे ह्यूमन के केस में होता है, जहां पे योक नहीं होगा। माइक्रोलेस्थल यानी बहुत कम अमाउंट में योक होगा, जैसे सी अर्चिन्स में ऐसा होता है। मिजोलेथल यानी मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक, यानी योक होगा थोड़े अमाउंट में, जैसे लंग फिशेस होते हैं या एम्फीबियंस होते हैं, वहाँ पे मिजोलेस्थल ओवम होता है। या मेगा या मैक्रो या पॉलीलेस्थल, यहाँ पे ओवम योक का अमाउंट क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। ये जैसे शार्क के केस में या रेप्टाइल्स में या बर्ड्स में, जहाँ पे आपने देखा होगा एग में बहुत सारा वो लिक्विड पार्ट होता है, उसे योक कहते हैं। तो ऐसे एग्स को कहेंगे हम मैक्रो, मेगा या पॉलीलेस्थल। अब देख लेते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ oogonia एंड फॉलिकल्स इन ओवरी। जो हम बात कर रहे थे कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट ओवरी में कैसे होगा, और उन फॉलिकल के अंदर oocytes का डेवलपमेंट कैसे होगा, ओवम का डेवलपमेंट कैसे होगा, वो अभी हम देख लेते हैं। तो हमने पहले ही बात की थी कि oogonia कब बनेंगे? प्री नेटल फेज में, यानी एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ही oogonia बन जाते हैं। मिलियंस ऑफ oogonia, हर एक फीमेल ओवरी में मिलियंस ऑफ oogonia बन चुके होते हैं एम्ब्रॉयनिक स्टेट में ही। ठीक है, तो इससे आगे बात करते हैं oogonia से कैसे हमारे पास सेकेंडरी oocyte बनेगा। तो oogonia यानी कि एग मदर सेल, इसमें होगी माइटोसिस, ये हम पढ़ चुके हैं, जहां से बनता है प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte में हमने कहा था मियोसिस 1 जब होती है तो किससे बनता है? सेकेंडरी oocyte बनता है हमारे पास। लेकिन प्राइमरी oocyte जो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में है, इसकी जो डिवीजन है वो रुक जाती है कहाँ पे?
प्रोफेज 1 ऑफ म्योसिस 1, प्राइमरी oocyte में जो सेल डिवीजन होनी थी वो कहाँ रुक जाती है आके, प्रोफेज 1 ऑफ म्योसिस 1। और इसका भी डिप्लोटीन स्टेज आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि म्योसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है वहाँ कौन कौन से सब डिविजन्स होते हैं, जिसमें आएगा आपका डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, ये अलग अलग होते हैं। तो प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में आके इसकी डिवीज़न रुक जाती है। और ये कब कंप्लीट होगी, प्यूबर्टी के बाद, जब सेकेंडरी oocyte बनेगा म्योसिस 1 कंप्लीट होने के बाद। तो प्राइमरी oocyte बना oogonia से। अब इस प्राइमरी oocyte के ऊपर कुछ ग्रेन्यूल लाइक सेल, जिसे कहते हैं हम ग्रेन्युलोसा सेल, ये आके लेयर बनाना शुरू कर देंगे। तो अब प्राइमरी oocyte जो ये है मान लिया, इसके ऊपर ग्रेन्यूल लाइक सेल आ जाएंगे, इसे कह देंगे हम प्राइमरी फॉलिकल। इसे क्या कहेंगे हम, प्राइमरी फॉलिकल। यानी प्राइमरी फॉलिकल है क्या, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या है, प्राइमरी oocyte है, उसके अराउंड ग्रेनुलोसा सेल्स होंगे, उसे कहेंगे हम प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल में से बहुत सारे फॉलिकल डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, जिसको कहते हैं हम फॉलिकुलर अटरेशिया। यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या हो रहा है, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और इस टर्म को कहेंगे हम फॉलिकुलर अटरेशिया। तो प्यूबर्टी तक आते आते ओनली ओवरी में कितने रह जाएंगे, 60,000 से 80,000 तक ही हमारे पास फॉलिकल्स रह जाते हैं। हमने कहा था एक फीमेल ओवरी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बहुत सारे मिलियंस ऑफ oogonia बन जाते हैं, लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते मोस्ट ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ओनली 60 से 80,000 ही वहाँ पे बचे रहते हैं। अब जो प्राइमरी फॉलिकल है जो बचे हुए हैं प्यूबर्टी तक आते आते, उन प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और लेयर चढ़ जाएंगी, किसकी, ग्रेन्यूल लाइक सेल्स की या ग्रेनुलोसा सेल्स की और थीका की। तो ये बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। यानी जब प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर, जी मान लिया प्राइमरी फॉलिकल है, इसके ऊपर और लेयर चढ़ गई और थीका आ गया, तो ये बन जाएगा प्राइमरी फॉलिकल ही सेकेंडरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल मान लिया, इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक कैविटी बन जाएगी, फ्लूइड फील्ड कैविटी, जिसे कहते हैं हम एंट्रम। यानी सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर एक फ्लूइड फील्ड कैविटी, जिसको एंट्रम कहते हैं, वो डेवलप होगी। तो अब उस सेकेंडरी फॉलिकल को बोल देंगे हम टर्शरी फॉलिकल। यानी फॉलिकल्स आपस में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा जब लेयर और चढ़ जाएंगी ग्रेनुलोसा सेल की। सेकेंडरी फॉलिकल में जब एंट्रम कैविटी आ गई तो इसे टर्शरी फॉलिकल बोल देंगे। अब टर्शरी फॉलिकल जो बन चुका है, इसके अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte है, जहाँ पे अभी म्योसिस 1 हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, वो कहाँ रुकी हुई है, प्रोफेज 1 में रुकी हुई है। तो टर्शरी फॉलिकल में जो प्राइमरी oocyte है, यहाँ पे इसकी म्योसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी। टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte की म्योसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी, जहाँ से बनेगा सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर से सुन लो, टर्शरी फॉलिकल में अभी तक जो oocyte है कौन सा है, प्राइमरी oocyte ही है। इसमें प्राइमरी oocyte की म्योसिस 1 कंप्लीट होगी, जो रुकी हुई थी अभी प्रोफेज 1 पे, और यहाँ से बनेगा सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, से हम पोलोसाइट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि पोलोसाइट क्या होता है। तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte था, उसने कंप्लीट कर दी मियोसिस 1, और वहाँ पे बन चुका है सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी। जो टर्शरी फॉलिकल है, अब जहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन चुका है, उसे कह देंगे हम ग्राफियन फॉलिकल। क्या कह देंगे उसको हम, ग्राफियन फॉलिकल। यानी टर्शरी फॉलिकल ही जिसमें कि फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है प्राइमरी oocyte की, उसे कह देंगे हम सेकेंडरी oocyte। तो टर्शरी फॉलिकल ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल में। अब ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte जो अभी बना है, वो रिलीज हो जाता है ओवुलेशन के टाइम, फैलोपियन ट्यूब में ये पहुंच जाता है। सेकेंडरी oocyte ओवुलेशन के बाद कहाँ पहुंच जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा। अब सेकेंडरी oocyte में क्या चेंज आएंगे जिससे ये ओवम बनेगा। हमने कहा था सेकेंडरी oocyte से ओवम कब बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो कैसे होगा, सेकेंडरी oocyte के पास जैसे स्पर्म आता है, स्पर्म आने से क्या होगा,
इसके अंदर कैल्शियम आयंस का लेवल बढ़ जाता है। कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ने से क्या होगा, एक एंजाइम है जिसका नाम है कामोडिलिन काइनेज 2, ये एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट होकर साइटोस्टैटिक फैक्टर को डिग्रेड कर देगा। साइटोस्टैटिक फैक्टर डिग्रेड होगा तो इससे क्या होगा, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा तो ये साइक्लिन्स को डिग्रेड कर देगा और मियोसिस 2 हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जहां से बनेगा हमारे पास ओवम यानी फीमेल गैमेट और एक और पोलर बॉडी बन जाएगी। इस तरह से हमारा सेकेंडरी ओवोसाइट अब फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम यानी मैच्योर फीमेल गैमेट बन चुका है। अब बात करते हैं फॉलिकल का क्या हुआ। ग्राफिन फॉलिकल से जब सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज हो चुका था तो अब ये खाली हो चुका है, ये बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बन जाएगा ये, कॉर्पस ल्यूटियम या येलो बॉडी इसको कहते हैं। येलो बॉडी इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक येलो कलर का पिगमेंट ल्यूटीन होता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है हमारे यूट्रस की, उसको प्रोजेस्टेरॉन बनाए रखता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन जब प्रेगनेंसी हमें सस्टेन करनी है। कॉर्पस ल्यूटियम का अगर काम नहीं है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स या वाइट बॉडी में और उसके बाद ये खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ओवरी में फॉलिकल्स के डेवलपमेंट हो रहा है और ओवरी से ओवुलेशन के बाद सेकेंडरी ओवोसाइट का डेवलपमेंट हो रहा है। ये वैसे बहुत डिटेल में है, आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एम्स एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं इतना डिटेल में, लेकिन एनईटी में आपसे इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा। तो अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल की। ये भी क्वेश्चन आपको एक बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है कि ग्राफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ग्राफिन फॉलिकल है जिसमें सेकेंडरी ओवोसाइट है, उसके अराउंड ग्रैनुलोसा सेल्स होंगे और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, इसको कहेंगे हम एंट्रम। तो ये हमारे ग्राफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर होता है। ज़ोना पेलिसोडा का रोल क्या होता है, ये इम्प्लांटेशन को रोकती है। किसका, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन एबनॉर्मल साइट पे ना हो जाए, इसको ये प्रिवेंट करती है। क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन कहाँ होना है, एंडोमेट्रियम में जाके, और अगर इसका इम्प्लांटेशन फ्लोपियन ट्यूब में कहीं और हो गया तो बेबी पैदा नहीं हो पाएगा। तो जो ज़ोना पेलिसोडा का काम ही ये होता है कि ये इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट को एंडोमेट्रियम में करवाए, कहीं और ना होने दे। जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं हमने कहा, इनका रोल क्या होगा, ये डेवलपिंग ओवोसाइट को नरिशमेंट देते हैं और एस्ट्रोजेंस रिलीज करते हैं, जिसमें एस्ट्राडायोल मेन है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को बनाए रखने में हेल्प करता है। और यही ग्रैनुलोसा सेल बाद में कोरोना रेडिएटा बना देते हैं। तो ये डिटेल्स थी किसकी, वो जेनेसिस की, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स एंड ओवम, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ओवम एंड ग्राफिन फॉलिकल। होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह अगर बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और अगर कोई प्रॉब्लम आए इस लेक्चर में तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। इन नोट्स को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि आपके रिवीजन में ये हेल्प करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।